मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं। ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। नमस्कार, अनकॉमन टॉक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मेरे दो सहयोगी आशीष इस वक्त हैं और विजेंद्र विजय, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनकॉमन टॉक में हम ऐसी टॉक आपके सामने लेकर आते हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देती है। आज बात करेंगे राहुल गांधी की, साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। स्वतंत्रता दिवस हाल ही में गया है और बीते स्वतंत्रता दिवस पर जो तस्वीर देखने को मिली आशीष, राहुल गांधी को एकदम पीछे बिठा दिया गया। दूसरा मुद्दा विजेंद्र ये भी रहा, मोदी साहब जब बोल रहे थे तो सेकुलर सिविल कोड का जिक्र किया गया। जब चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया तो कहां से आप शुरुआत करेंगे, राहुल से या फिर मोदी से? मैं राहुल गांधी पर अपनी बात रखना चाहूँगा कि राहुल गांधी के साथ जो हुआ है ना, वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक हमारे देश में ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो नेता विपक्ष होते हैं उनको काफ़ी इज्जत के साथ देखा जाता है और कहीं ना कहीं सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री का पद दिया जाता है और यहाँ तक कहा जाता है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री के बाद अगर कोई है तो वो नेता प्रतिपक्ष है। सोनिया गांधी भी नेता प्रतिपक्ष रही हैं, राजीव गांधी भी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, एक लंबी फहरिस्त है एलओपीज की। ऐसे में अगर आप बड़ा दिल नहीं दिखाएंगे, 99 सीटें आई है, वो एलओपी बने हैं, वो उसके हकदार हैं, वो किसी बीजेपी की कृपा से नहीं बने हैं। अगर बीजेपी की कृपा से बनने वाले होते तो 10 साल में वो एलओपी पहले भी हो सकते थे। ऐसे में मेरा मानना है कि ये जिसने भी किया है, भले ये गफलत में हुआ है या जानबूझ के किया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए और रक्षा मंत्रालय को साफ करना चाहिए कि ये हमसे एक गलती हुई है, क्योंकि वो अगर हॉकी खिलाड़ियों के साथ भी बैठते वहां पर तो कुछ गलत नहीं होता। लेकिन फर्स्ट रो में जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, वो कह रहे हैं कि भैया ऐसी ऐसी बातें हैं और हमने इसलिए पीछे बिठाया क्योंकि ओलंपिक वालों को आगे बिठाना था। लेकिन कायदा तो ये नहीं कहता ना, तो आपने बिना कायदे की ये चीज क्यों कर दी? ये भी वो सवाल। एक तरीके से ये कहना चाह रहे थे कि जगह का अभाव था, सिटिंग अरेंजमेंट में कहीं ना कहीं दिक्कत थी। लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट में ऐसी क्या दिक्कत, सिर्फ एक व्यक्ति को ही तो बैठाना था, वो भी नेता प्रतिपक्ष है, वो कहीं ना कहीं एक आधी आबादी का जिसने वोट किया है, नई लोकसभा में जितने सदस्य आए हैं उनकी जो आधी आबादी है उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है एक तरीके से, तो उसका सम्मान होना चाहिए, उस जनाधार का सम्मान होना चाहिए जिसके भरोसे राहुल गांधी आज नेता प्रतिपक्ष हैं। उनको ऐसे आप दरकिनार नहीं कर सकते, चाहे बातें कुछ भी हो, लेकिन असल तस्वीर तो यही कही जाएगी कहीं ना कहीं कि चूक हुई है या फिर जानबूझकर गलती की गई है। तो लेकिन क्या लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की जहां तक हम बात करते हैं, कहते हैं देश के लिए एक मजबूत विपक्ष होना जरूरी है, लेकिन उसी मजबूत विपक्ष को अगर आप कमजोर करने पे लगे हैं तो देश शायद तरक्की ना कर पाए। बिल्कुल। और हर सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को अगर खिलाड़ियों को सम्मान देना था, अच्छी बात है, आप दीजिए। पहले भी हुआ है, ओलंपिक में टीम गई थी, फिर उनको भी वहां जगह दी गई थी बैठने के लिए, लेकिन तब ये प्रोटोकॉल शायद फॉलो नहीं किया गया। 10 साल बाद अगर ये पद मिला है किसी पार्टी को, उसका सम्मान होना चाहिए और सम्मान इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि वो भी जनता की आवाज है। अगर 240 सीटें बीजेपी के पास आई है तो वो इस अहंकार में ना रहे कि पूर्ण बहुमत की सरकार। इस बार जो विपक्ष है वो भी 200 से ऊपर उसकी स्ट्रेंथ है, राहुल गांधी कहीं ना कहीं उसकी अगुवाई करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये राहुल गांधी का अपमान है और निश्चित तौर पर रक्षा मंत्रालय को इस पर सफाई देनी चाहिए और सरकार को भी इस मामले में जांच करनी। अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट राहुल गांधी कहीं ना कहीं है आशीष, इस बात को मान लिया जाए। नहीं, इसको मानना पड़ेगा ही आपको। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि नेता प्रतिपक्ष जो भी होगा वो एक तरीके से लोकतंत्र का हिस्सा ही है। वो लोकतंत्र को मजबूती दे रहा है, कमजोर नहीं कर रहा है। जो सरकार से चूक हो रही है, जो खामियां हो रही है, जो उस पक्ष में बैठ के नहीं देखा जा सकता, वो दूसरा पक्ष बताने के लिए वो नेता बना है। आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते हो। लेकिन जो कुछ भी घटा है 15 अगस्त को, उसने कहीं ना कहीं आयोजन पर सवाल उठा दिए। साथ ही जिस तरीके से पीएम मोदी का भाषण है, जो यूसीसी को लेके जो उनका बयान था, उन्होंने कम्युनल तक बोल दिया कि एक बड़े वर्ग का देश में मानना है कि देश में इस वक्त जो भी सिविल कोड लागू है वो कम्युनल है, जिस पर विवाद गहरा गया। तमाम ऐसी चीज रही हैं जिसने इस पूरे आयोजन को विवादित बनाया है, जिस पर तमाम चर्चाएं शुरू हो गई हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने अपमान कर दिया, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर दिया जिन्होंने संविधान बनाया था। क्यों विचार? लेकिन मेरा ये मानना है हर्ष कि बाबा साहब अम्बेडकर का ये
अपमान कैसे हो गया? क्योंकि अम्बेडकर तो खुद चाहते थे कि देश में कॉमन सिविल कोड आए, एक कोड हो जिसको सारे मजहब के लोग, सारे धर्म के लोग, सारे पंथ के लोग फॉलो करें। तो फिर मुझे नहीं लगता कि यह अम्बेडकर का अपमान है। विपक्ष के पास अपना मुद्दा है, विपक्ष के पास अपना मुद्दा है और कांग्रेस ने इस पे पक्ष रखा कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हो गया। साथ ही उसने एक सरकार का पक्ष कोट किया है। 31 अगस्त 2018 को पारिवारिक कानून को लेकर सरकार ने एक अपना पक्ष रखा था। सरकार ने बोला था कि इस वक्त ऐसे किसी भी सिविल कोड की जरूरत नहीं है, ना ही लाया जा सकता है, जो कि मतलब कि अलग अलग वर्गों में बांटे, लेकिन इसमें अलग अलग वर्गों को एक करने को, क्योंकि जो अभी हमारा अभी सिविल कोड लागू है, सरकार ने कहा था जिसको उन्होंने कोड किया है बाकायदा, उसके आधार पर जो हमारी विविधताओं में भरी जो एकता है उसकी तस्वीर के लिए जो सिविल कोड है वही वक्त की जरूरत है। ऐसा 2018 में सरकार ने कहा था। लेकिन पीएम मोदी कह रहे हैं ये कम्युनल है। वो भी ये बोल रहे हैं कि एक बड़ा वर्ग ऐसा कह रहा है कि ये कम्युनल सिविल कोड है। वो भी ये नहीं बोल रहे कि बीजेपी कह रही है या वो उनकी व्यक्तिगत राय है, वो भी एक बड़े वर्ग को कोट कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार ने जो उस वक्त 2018 में जो अपना पक्ष रखा था पारिवारिक कानून को लेकर, क्या सरकार उससे इतर जाने की कोशिश कर रही है? समान अधिकार की जब बात आती है, क्योंकि इसका जिक्र पहले भी होता रहा है कि समान अधिकार हो। अब आप अलग अलग धर्म में देख लीजिए, जैसे इस्लाम धर्म में अलग चीजें हैं कि बच्चे को आपने गोद लिया तो अलग है, आप महिलाओं के लिए अलग है कि आप कितनी संपत्ति उससे देते हैं। क्या इन सब चीजों को बताने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लाल किले से कामयाब हुए, जो शब्द उन्होंने एक कोड किया है? हर्ष देखिए, ये एक पंथ दो काज है। 90 मिनट से ज्यादा पीएम ने भाषण दिया, लेकिन ये माना जा रहा था कि बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत लेकर नहीं आई है तो कहीं ना कहीं मोदी बैकफुट पर होंगे। लेकिन मोदी ने सबसे बड़ा अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि बीजेपी के जो कोर एजेंडे थे 3, उनमें से 2 पूरे हो चुके हैं। राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व हो चुका है, दूसरा था 370 का, वो हटा दी गई है धारा जम्मू कश्मीर से। तो अब बचा क्या? कॉमन सिविल कोड। बीजेपी को पता है कि ये वो मसला है जहां उसका कोर वोटर जो है वो इंटैक्ट हो जाएगा, जहां उसको लगता है कि फायदा भी मिलेगा। आप देख सकते हैं कि लागू किया गया है उत्तराखंड में 5 में से 5 सीटें बीजेपी ने जीती। तो कहीं ना कहीं 2027 का चुनाव यूपी का मान लीजिए, या अभी महाराष्ट्र का चुनाव आ रहा है, नजदीक में हरियाणा का चुनाव है, फिर आगे जाके यूपी में 27 का चुनाव है, फिर 29 में आम चुनाव होंगे। तो कहीं ना कहीं एक एजेंडा सेट किया जा रहा है कि ये 2 चीज तो हो गई है, तीसरी भी हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं इसमें एक चीज ऐड और करूंगा विजेंद्र। आपने सब चीज का बोल दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर की जहां तक बात आती है आशीष, उसमें आप क्या कहेंगे? क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है, आप देख लीजिए कि मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर। अगर इस कोड का हम जिक्र करते हैं जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें, क्या इफेक्ट उधर आप देख रहे हैं? क्योंकि इधर चलिए 27 का आप जिक्र करें, यूपी का जिक्र करें, झारखंड का जिक्र करें, महाराष्ट्र का जिक्र करें, लेकिन वहां अलग। नहीं, इसी पे मैं आना चाहूंगा। जब आप बात कर रहे हो एक देश की, तो देश धर्म से ऊपर होना चाहिए। इस बात को आपको मानना चाहिए। एक कौम से ऊपर होना चाहिए, तमाम जो पंथ है उनसे भी ऊपर होना चाहिए। जो देश का संविधान है वही पूरे देश के लिए धर्म होना चाहिए, यही कहना है। और यही यूसीसी का आधार हो सकता है। अगर कोई भी, अगर पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर सहमति से लेकर आते हैं, यूसीसी का मतलब ये एक देश एक कानून, चाहे किसी भी धर्म से हो, चाहे किसी लिंग के आधार पर बटे हुए लोग हो, या संप्रदाय के आधार पर या जाति के आधार पर, सभी के लिए एक ही नियम होना चाहिए। शादी विवाह और तमाम तरीके की जो भी रिवायतें हैं, जैसे बच्चे गोद लेने का आपने जिक्र किया, प्रॉपर्टी का जिक्र किया कि महिला का हक क्या होना चाहिए, तो उनके हिसाब से एक ही लॉ होना चाहिए। अब ये नहीं होना कि ये वो मुस्लिम है उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होगा। यही कांग्रेस ने भी जिक्र किया है कि जब हिंदू पर्सनल लॉ में बदलाव के लिए जब बाबा साहब अम्बेडकर ने आवाज उठाई थी, तब संघ ने विरोध किया था, जनसंघ ने विरोध किया था। कांग्रेस इसी को कोट कर रही है, जो पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। लेकिन इन सब से आपको परे जाना पड़ेगा। अगर देश हित चाहते हैं, आप धर्मनिरपेक्ष देश चाहते हैं, धर्मनिरपेक्ष, तो आपको इन सबसे परे जाना होगा, राजनीति से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को पता है कि मुसलमान हमको वोट नहीं देगा, ठीक है। और वो ये देख चुकी है, 14 में हुआ, 19 में हुआ, जितने राज्यों में चुनाव हुए वहां पर हुआ, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, ये धरातल पे कामयाब नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं बैक टू बेसिक्स वाली चीज है। बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, योगी आदित्यनाथ यूपी में मुखर है, मोदी जी कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये निजी तौर पर मानना है कि कॉमन सिविल कोड में अगर आप जनसंख्या नियंत्रण से लेकर कोई भी बिंदु लेकर नहीं आते हैं तो उसके कोई मायने नहीं। अच्छा ठीक है, मेरा लेकिन इसको ये कहना है, अगर आप चुनावी एजेंडा देख रहे हैं कि चुनावी एजेंडा है, अगर मैं पीछे जाऊं, अयोध्या की अगर मैं बात कर लूं, आपने कितना फैलाया उसे और आपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया, लेकिन वो आप पीछे छिटक गए। लेकिन क्या अब अगर आप इसे चुनावी एजेंडे में रख रहे हैं तो उसमें कामयाब आप होंगे, मानते हैं?
देखिए, बीजेपी की स्ट्रेंथ हिंदुत्व है। अगर आप उससे अटके भटके तो आपकी पार्टी भी पीछे बैकफुट पे रहती है। आप भले ही लिबरल सोच रखे हैं, योजनाएं बनाए, लोगों को लाभ दें, लेकिन अगर आप अपने कोर वोट बैंक को एड्रेस नहीं करेंगे और वो अगर जातियों में बढ़ जाता है तो फिर वैसे ही नतीजे आएंगे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को। एक आप बड़ी तस्वीर देखेंगे, भले स्ट्रेंथ की बात की जाए, जो हार्डकोर वोटर माना जाए बीजेपी का, सनातन से जुड़ा हुआ है, कुछ भी कहिए, लेकिन इस वक्त जो राजनीति है बीजेपी की वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर गई है। वरना पीएम मोदी के आपने पिछले 10 साल के तमाम भाषण देख लोगे उठा के, वो ये नहीं कहते हैं कि मैं वो सिक्के उछालते नहीं थे, बल्कि वो अपनी पार्टी का एजेंडा बताते थे कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन कल वो क्या करें कि पूरे देश में चाहे विपक्ष हो चाहे एक देश एक कानून पर हमें पक्ष विपक्ष को सहमति बनानी चाहिए, यूसीसी पर हमको सहमति बनानी चाहिए। ये बताता है कि एक देश एक चुनाव पर भी बात एक देश एक चुनाव, एक देश एक कानून पर सहमति बनानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी इतनी भी अभी हैसियत में नहीं है कि वो अगर वो किसी को एजेंडे को लेके आगे बढ़ना चाहती है तो बिना अपने सहयोगियों के वो उस चीज को पारित करवा ले जाए। एक पॉइंट ऐड करूंगा क्लोजिंग कमेंट में कि बीजेपी अगर चाह भी ले तो नायडू और नीतीश कुमार बहुत जरूरी है। अपने सहयोगियों को साधना पड़ेगा, अगर वो यूसीसी में बढ़ जाएंगे। आप देखिए अभी जो स्टैंड था वक्त बिल पे, तो जेडीयू साथ में खड़ी थी, लेकिन टीडीपी का स्टैंड साथ नहीं, लेकिन जेडीयू की जहां तक आप बात करें, अभी अंदर खाने से खबर है कि नीतीश नाराज हैं और इसी वजह से ये कहा गया कि आगे बिल पास नहीं हो पाया और उसे आगे भेज दिया गया। वो कहने के लिए, एकजुटता दिखाने के लिए भले लल्लन सिंह बोले सदन में कि हम साथ में हैं, लेकिन अंदर खाने उनका भी वोट जुड़ा हुआ है, अलग है, एम फैक्टर उनका भी लागू होता है। और वही टीडीपी का आपने आरोप लगाया कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो मंगलसूत्र की बात हुई, अल्पसंख्यकों के पास जमीन चली जाएगी, घर चला जाएगा आधा। लेकिन जिन टीडीपी के साथ आपने गठबंधन किया वो अल्पसंख्यकों के लिए आंध्र रिजर्वेशन भी लेके आए और तमाम तरीके की योजनाएं लेके आए हैं, जो कि उनके मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनको मासिक भत्ता दिया जा रहा है। बिल्कुल उनमें भी तौल के देखा गया है कि कोई कितना पढ़ा हुआ है इस्लाम धर्म में, आगे उनको इतना दिया जाएगा, उसको इतना दिया जाएगा, और तमाम मदरसों के लिए भी योजनाएं लेकर आए। फिर आप ऐसे कोड नहीं ला सकते, सिविल कोड जो आपकी पार्टी का खुद का एजेंडा हो। सीधा सा कहने का मतलब ये है कि अब जनता समझदार है। जनता पहले वाली जनता नहीं है कि आपने कुछ चीजें कह दी और उसने मान लिया है, वो चीजों को परखता है, देखता है, चाहे वो बिहार हो, आंध्र प्रदेश हो या कहीं पर भी हो। और हम बेशक आपके सामने अनकॉमन टॉक लेकर आते हैं, लेकिन जनता कॉमन चीजों को समझती है। विजेंद्र, आशीष, अगर आप मेरी बात से सहमत होंगे। फिलहाल वक्त इतनी ज्यादा देता है। विजेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे अनकॉमन टॉक लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे, लेकिन इसमें आप कॉमन बातों को भी जरूर समझिएगा जो हम आपके सामने अनकॉमन टॉक में रखते हैं। फिर आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।